हेलो बच्चा पार्टी। आज हम सोशल साइंस का क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ेंगे। द जैसे कि टाइटल अपने आप में कह रहा है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एक विलेज है, गांव है पालमपुर नाम का। ये एक इमेजिनरी विलेज है। इमेजिनरी मतलब एक जो हमें कुछ समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, जो एक गांव जैसा है, मगर वास्तविक में ओरिजिनलिटी में ऐसा गांव है ये नहीं है। तो एक ऐसा गांव है ये जो चैप्टर है, ये गांव एक विलेज के चारों तरफ घूमता है। उसकी फैमिलीज में वहाँ पे क्या एक्टिविटीज होती हैं, उनको उनसे हमें एक टर्म समझाने की कोशिश करी गई है। इस चैप्टर से जो हमें समझाने की कोशिश करी जा रही है वो करी जा रही है टर्म प्रोडक्शन। क्या हमें पढ़ाने की कोशिश करी जा रही है? प्रोडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, हाउ द प्रोडक्शन इज कैरीड आउट, और ये हमारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो इसको हम पढ़ेंगे। आज हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे कि व्हाट इज प्रोडक्शन। तो क्लास 9th सोशल साइंस का चैप्टर फर्स्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर एक ऐसा विलेज है, अ वेल कनेक्टेड विलेज विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन। वेल कनेक्टेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे रोड्स ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है। विद ऑल वेदर रोड्स। ऑल वेदर रोड्स का मतलब है कि ऐसी रोड्स जो हर मौसम में चलती हैं, यानी जो पक्की सड़कें होती हैं। ठीक है। रायगंज अ बिग विलेज। इस छोटे से गांव के पास ही एक गांव है जिसका नाम है रायगंज, जो थोड़ा बड़ा गांव है। मतलब वहां इससे जो सामान जो भी प्रोड्यूस होता है पालमपुर में, वो बड़े गांव में बेचा जा सकता है। इट इज अबाउट 3 किलोमीटर अवे, जो सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। और शाहपुर एक जो है वो नियर टाउन है, यानी जो बड़ी आबादी वाला टाउन है शाहपुर, वो पालमपुर से सबसे नियरेस्ट है। अब गांव के बारे में बात करते हुए, देयर आर 450 फैमिलीज ऑफ डिफरेंट कास्ट। का अलग अलग कास्ट की लगभग 450 फैमिलीज, नॉट द मेंबर्स, अबाउट 450 फैमिलीज इस गांव में रहती है। पूरा गांव वेल इलेक्ट्रिफाइड है, यानी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फिटिंग्स है पूरे गांव में। सभी घरों में बिजलियां हैं। जो हमारे एग्रीकल्चरल लैंड है, जो उनपे हमें ट्यूबवेल्स हैं इसी की वजह से। और 2 प्राइमरी स्कूल्स और 1 हाई स्कूल और एक हेल्थ केयर सेंटर है जो गवर्नमेंट द्वारा रन किया जाता है। अब इस पूरे गांव का हमें पूरा वेल डिस्क्रिप्शन दे दिया गया कि भाई इस गांव में क्या है। 450 फैमिलीज रहती हैं, वेल कनेक्टेड है, हर ट्रांसपोर्टेशन की बेसिक फैसिलिटीज है। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो ट्यूबवेल्स भी हैं, जिससे एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, यानी इरिगेशन भी प्रॉपर हो रहा है। अच्छा, नियरेस्ट टाउन भी है और बड़े विलेजेस भी हैं। तो जो एग्रीकल्चर के जो बेसिक इनपुट्स मतलब जो एग्रीकल्चर को करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे सीड्स जरूरी है, फर्टिलाइजर्स जरूरी है, मैन्योर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो यानी यहाँ पर गांव में अच्छा काम है लोगों के पास। अब हम धीरे धीरे अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि इस प्रोडक्शन का मतलब क्या है। ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट बच्चा पार्टी, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि भाई किस तरीके से एक हमने इमेजिनरी विलेज लिया है पालमपुर, जो वेल कनेक्टेड है, यानी ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, रोड्स बहुत बढ़िया हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, बेसिक जो भी एक फैसिलिटीज गांव में होनी चाहिए, सभी गांवों में होनी चाहिए इंडिया में, वो सभी चीज़ें कि मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होने के लिए भाई ट्यूबवेल्स हैं, उसमें सीड्स मिल रहे हैं, वहाँ पे सीड्स मिल रहे हैं, पानी मिल रहा है खेतों को, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज भी हैं, और वेल कनेक्टेड रोड्स की वजह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बहुत ईजिली हो रहा है। अब हमने बात की थी भाई, ये पूरा जो एग्जाम्पल एक विलेज का लिया गया, ये प्रोडक्शन को समझाने के लिए लिया गया है कि प्रोडक्शनल एक्टिविटीज कैसे कैरिड आउट होती हैं विलेज पालमपुर में या किसी एक विलेज में। तो उस कैसे कैरिड आउट हो रही है उससे पहले हम ये जानते हैं कि भाई प्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज प्रोडक्शन। तो द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। सामान बनाना और सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे आप लोग स्कूल आते हैं, वहां पे भाई स्कूल बनाया गया, लैंड परचेज करी गई, उसके ऊपर बिल्डिंग स्ट्रक्चर लगाया गया, फर्नीचर, बाकी सब चीजें, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, फैन, लाइट्स, सब चीजें इंतजाम किया गया। फिर वहां पे जो स्टेशनरी, जो भी पढ़ने के लिए जरूरी सामान है, बोर्ड्स, चौक, डस्टर, ये सब यूज, स्टेशनरीज, टीचर्स, प्रिंसिपल, सभी को अरेंजमेंट किए गए। और अब वहां से आपको क्या दिया जाता है? सर्विसेज दी जाती है। ऐसी कोई भी दुकान मान लीजिए जहां से आप
कोई भी फैक्ट्री है मान लीजिए, तो वो क्या करती है, मशीन लगाती है, जमीन खरीदती है, बिल्डिंग बनाती है, वर्कर्स बुलाती है, इंजीनियर्स बनाती है, तो फिर वो सामान बना के देती है। जैसे हमें बिस्किट्स मिलते हैं, हमें आटा मिलता है गेहूं को पीसकर, तो इसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। मतलब किसी भी, इसका एम क्या होता है प्रोडक्शन का, गुड्स और सर्विसेज बनाना, सामान और सर्विसेज, सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। अब इसको करने के लिए इस प्रोडक्शन एक्टिविटी को कैरी आउट करें, प्रोडक्शन द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस समथिंग, प्रोडक्शन मतलब टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कन्वर्ट कर रहे हैं हम, किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स जैसे ये मार्कर है, तो ये पहले प्लास्टिक है, इसके अंदर और फोम जो वगैरह कॉटन वगैरह चीजें लगाई गई हैं, ये इसको बनाकर क्या बना दिया गया, गुड्स बना दिए गए। ये व्हाइट बोर्ड है, इसको बना दिया गया। मैं जिस मोबाइल से, जिस कैमरे से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस मोबाइल को बनाया गया, इस कैमरे को बनाया गया, ठीक है। जो माइक्स यूज हो रहे हैं वो बनाया गया, तो सभी चीजें प्रोडक्शन है। और इन सब चीजों को मैं मिलाकर आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्विसेज कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्विसेज। अब इन सब चीजों को, इस प्रोडक्शन एक्टिविटी को पूरा करने के लिए 4 रिक्वायरमेंट है, 4 चीजों की रिक्वायरमेंट, 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन, यानी जिनके बिना प्रोडक्शन एक्टिविटी के खत्म पूरी नहीं हो सकती। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जमीन, लैंड। हमें यहाँ से क्या मिलता है, हमें वाटर मिलता है, फॉरेस्ट यानी लकड़ियां बहुत सारी, और भी फॉरेस्ट से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, हमें मिनरल्स मिलते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। भाई आपको अगर कोई फैक्ट्री लगानी, तो सबसे पहले आपको क्या चीज जरूरी है, एक जमीन की जरूरत है, लैंड की जरूरत है। यानी प्रोडक्शन के लिए सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, लैंड। सेकेंड रिक्वायरमेंट आती है लेबर की। लेबर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, फुली स्किल्ड। लेबर का मीन्स वो लोग जो भाई वहां पे बिल्डिंग मटेरियल ला के रख दिया गया, ब्रिक्स ला दी, सीमेंट ला दिया, और बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, अब उसको यूज कौन करेगा, तो उनको यूज करने के लिए वी नीड द लेबर। या इसी तरीके से फैक्ट्री में काम कौन करेगा, तो इसके लिए वी नीड लेबर, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी रिक्वायरमेंट आती है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल यहाँ पे कहा गया है वो चीज वो पैसा जिससे बिजनेस शुरू करा जा रहा है, या बिजनेस में लगाया जा रहा है, या प्रोडक्शन को करने के लिए जो खर्च करा जा रहा है। तो ये दो आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होता है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल कौन सी होती है, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, यानी जो एक ही बार की है। जमीन आप वन टाइम परचेज करते हैं, लैंड आप वन टाइम परचेज करते हैं, आप जो मशीन इंस्टॉल करते हैं वो वन टाइम करते हैं, भाई खराब हो जाए वो एक टाइम पीरियड के बाद होगी, मगर खरीद तो एक ही बार है। इसके अलावा टूल्स खरीदते हैं, ट्रैक्टर्स हैं आपके, बिल्डिंग बनाते हैं आप, ये फिक्स्ड कैपिटल में आती है। किसमें आती है, फिक्स्ड कैपिटल में आती है। फिर आती है वर्किंग कैपिटल, जो टाइमली यूज में लाई जाती है, जिसके ऊपर बार बार खर्चा किया जाता है, जैसे कैश। भाई डे टू डे एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए हमें कुछ कैश की जरूरत होती है, सम अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत होती है, वो वर्किंग कैपिटल में आता है। रॉ मटेरियल कंटिन्यूअसली कंज्यूम होता है, जैसे जो हमारी फ्लोर मिल्स है, आटा मिल है, इसमें रॉ मटेरियल क्या है, गेहूं लगातार परचेस करना पड़ता है, मगर उसकी मशीन क्या हमें हर बार परचेस करनी पड़ती है, नहीं। ऐसी शुगर मिल्स में क्या होता है, शुगर केन इज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो लैंड बहुत जरूरी चीज है, लेबर कैपिटल फिक्स्ड भी चाहिए और वर्किंग भी चाहिए हमको। और लास्ट आती है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल यानी वो लोग जो, जैसे इंजीनियर्स हो गए, आपके स्कूल्स में आपका टीचिंग स्टाफ हो गया पूरा, ठीक है, ये ह्यूमन कैपिटल्स में आते हैं। तो ये अपनी नॉलेज और स्किल्स की बेसिस पर किसी भी रिसोर्स को और यूजफुल बना देते हैं, या मोर उसको एप्लीकेबल बना देते हैं, मोर यूजफुल बना देते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे एक समरी करते हैं चैप्टर की, कि विलेज पालनपुर हमने लिया है, कि इमेजिनरी विलेज है जो वेल कनेक्टेड है, बहुत अच्छी रोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी अच्छी है। जो बड़े विलेजेस है, रायगंज वो सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। नियर बाई टाउन एक है शाहपुर, यहाँ पे सब लगभग 450 फैमिलीज रहती हैं। सभी 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, 1 हाई स्कूल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं। और इस पूरे चैप्टर का एम है हमें प्रोडक्शन समझाना। प्रोडक्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसका एम होता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इस प्रोडक्शन को कैरी आउट करने के लिए 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, which is further divided into 2 parts, fixed capital and working capital, and last one is the human capital. Okay, अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे। तो हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं बच्चा पार्टी। अब हम बात करते हैं फार्मिंग इन पालनपुर। अब विलेज है तो प्राइमरी एक्टिविटी, बेसिक या मेजर एक्टिविटी, या बहुत ज्यादा एक्टिविटीज होंगी वो क्या होंगी, एग्रीकल्चर होंगी। तो हम इस चैप्टर को टॉपिक वाइज कवर करते हुए चल रहे हैं। तो पहला इसमें लैंड इज फिक्स्ड,
लैंड इज फिक्स्ड का मतलब क्या है कि भाई जितनी खेती की जमीन है, जितनी एग्रीकल्चरल एरिया है, टोटल पूरे गांव में जितना खेती की जमीन है वो फिक्स है। अब वो कोई बढ़ नहीं रही, कोई और एक्सपेंड नहीं हो रही है। तो जो मेजर 75% पॉपुलेशन जो है पालमपुर की, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। अबाउट 75% ऑफ द पीपल डिपेंड्स अपॉन फार्मिंग। 75% पीपल क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं फार्मिंग के ऊपर। ठीक है। फ्रॉम 1960 देयर वाज नो एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन पालमपुर। यानी जंगलों को काट के पहले क्या किया जाता था भाई, एग्रीकल्चर लैंड बढ़ा दिया जाता था। तो उस काम में बिल्कुल बंद कर दिया गया। 1960 से कोई एक्सपेंशन इसमें नहीं हुआ है पालमपुर में नया। अब यहाँ पे और सेकंड चीज क्या, भाई पहली चीज समझ में आ गई, भाई खेती होगी तो जमीन जो है फिक्स है, जिसके बाद जितनी है उतनी है, उसमें कोई फर्दर एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। हाँ, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन खरीदी तो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़ रही है, मगर टोटल पालमपुर की क्या खेती की जमीन में कोई फर्क आ रहा है? कोई फर्क नहीं आ रहा। जमीन तो उतनी है, वो अपनी जगह पर है। दूसरी चीज क्या आती है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर क्रॉप्स फ्रॉम सेम लैंड? क्या कोई ऐसा तरीका है क्या हम एक ही खेती की जमीन से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज्यादा खेती कर सकते हैं? नो लैंड इज लेफ्ट आइडियल। पहली बात, नो लैंड इज लेफ्ट आइडियल। आइडियल मतलब कोई भी खाली जमीन नहीं है। यहां पर सभी पूरी जितनी भी जमीन है, या तो उस पर रोड कंस्ट्रक्ट हो गई है, मकान बन गए, या फिर खेती होती है, या ग्रेजिंग के लिए छोड़ दी गई है जानवरों के लिए। तो देखिए यहां पे बात करी जा रही है कि क्या एक जमीन पे ज्यादा, एक ही खेत पर एक साल में कितनी बार खेती करी जाती है। जैसा कि हमने बात करी थी कि पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है, और इस विलेज में सभी चीजें बेसिक जो जरूरतें वो पूरी हैं। भाई इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से बहुत सारे फायदे मिलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या मिलते हैं। भाई अच्छी तरह से कनेक्टेड है, तो जो जरूरी खेती की जरूरी जो एग्रीकल्चर के लिए जरूरी चीजें वो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, खरीफ सीजन होता है, ये एग्रीकल्चर के 3 सीजन होते हैं, खरीफ, राबी और जायद। तो जो रेनी सीजन होता है, मॉनसून टाइम होता है, उस पीरियड को कहते हैं खरीफ सीजन। यहाँ पे ज्वार और बाजरा करा जाता है। क्या किया जाता है यहाँ पर? ज्वार एंड बाजरा। खरीफ सीजन में ज्वार करा जाता है और बाजरा किया जाता है। कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। कुछ लोग कल्टीवेशन ऑफ, देखिए वैसे तो खरीफ और राबी सीजन में यहाँ पे क्या करा जा रहा है? वीट किया जा रहा है। तो ज्वार बाजरा तो खरीफ क्रॉप है, और राबी क्रॉप कौन सी है? वीट। इन कुछ लोग क्या करते हैं पालमपुर के, यहाँ पे कुछ लोग पोटैटो भी ग्रो कर लेते हैं बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। तो 3 फसल एक साल में कर लेते हैं, मतलब मिनिमम 2 तो करते ही करते हैं, 2 फसल तो यानी करते ही करते हैं पालमपुर के लोग। अब ये कैसे कर पाते हैं, क्यों कर पाते हैं? The main reason why farmers are able to grow 3 crops, 3 क्रॉप्स कैसे वहां के फार्मर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, इज ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। वेल डेवलप्ड सिस्टम क्यों है इरिगेशन का? कि भाई शुरुआत में वहां पर बिजली जब पहुंची, गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, तो गवर्नमेंट ने ट्यूबवेल्स लगाए। एक ट्यूबवेल लगा दिया, उससे कई लोगों को पानी दिया जाने लगा। फिर जब ज्यादा खेती होने लगी, ज्यादा पानी जरूरत पड़ने लगी, तो इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी होने की वजह से प्राइवेट ट्यूबवेल्स को लगाया गया। कौन से ट्यूबवेल्स को लगाया गया? प्राइवेट, यानी इंडिविजुअल लोगों ने अपने ट्यूबवेल लगा लिए। अब वो अपनी खेती के अकॉर्डिंग पानी को ड्रेन कर सकते थे। यहां पे एक चीज नोट करने वाली है, मैंने यहां पर नोट लिखा है, ग्रोइंग ऑफ मोर देन 1 क्रॉप ऑन सेम फील्ड इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। एक ही फील्ड पर जब हम अलग अलग तरह की, एक से ज्यादा फसल करेंगे एक साल में, तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। और जब एक ही फील्ड पर एक ही समय में एक से ज्यादा क्रॉप कर रहे हैं, तो उसको मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। यानी एक मिक्स्ड वेजिटेबल, जैसे कई सारे वेजिटेबल्स को एक साथ बना देना, तो इसी तरह से कई सारी एक से ज्यादा तरह की क्रॉप्स को एक ही बार में ग्रो करना, उसे मिक्स्ड कहते हैं। एक साल में अलग अलग फसल करना, उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। यहां पे इस मल्टीपल क्रॉपिंग का एक रीजन और है, जो है ग्रीन रेवोल्यूशन। ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? ये ग्रीन रेवोल्यूशन डिनोट करता है द सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस मेजरली। ऐसा हुआ ये इंट्रोड्यूस हुआ था लेट 1960 में। लेट 1960 का मतलब है 1969 के आसपास की बात है ये। उस साल क्या हुआ कि भाई अभी तक, इससे पहले इंडिया इंडिपेंडेंट के बाद जो व्हीट था ज्यादातर वो फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करता था। हमारे यहाँ इतना ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इतना अच्छा सिस्टम नहीं था कि व्हीट मतलब अपने देश में इतना भी प्रोडक्शन करा जा सके कि भाई वो देश के लोगों को
नीड्स को फुलफिल कर दे। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वीट बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, बाहर से लाना पड़ता था। तो साइंटिस्ट लगातार रिसर्च करते रहे। एक सीड बनाया गया अलग वैरायटी का लैब में, जिसका नाम रखा गया HYV सीड्स, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। पहले क्या होता था ये समझिएगा, जैसे गेहूं की ये बाली है, इस पे पहले गेहूं के दाने आते थे 8 दाने आ गए। कितने आ गए? 8, 4 इधर 4 इधर। ये 1960 से पहले, 69 से पहले का। जब हमने नॉर्मल सीड है, ये कौन सा है? नॉर्मल सीड। और जब हमने HYV सीड यूज करा तो एक ही बाली पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इससे ज्यादा बीज आने लगे, यानी सेम पीस ऑफ लैंड इज नाउ प्रोड्यूसिंग मोर अमाउंट ऑफ क्रॉप्स। मोर, पहले मान लीजिए किसी फील्ड से 100 kg ऑफ व्हीट प्रोड्यूस होता था, तो विद द हेल्प ऑफ HYV सीड्स ये 100 kg से बढ़ के 150 kg या 180 kg हो गया। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा मल्टीपल क्रॉपिंग में। एज अ रिजल्ट कि एक ही पीस पे कई सारी ज्यादा अमाउंट ऑफ क्रॉप होने लगी, और जब ज्यादा अमाउंट ऑफ क्रॉप्स होंगी तो फार्मर जो होगा उसको सरप्लस यानी जो ज्यादा होगा उसको बेच देगा, जिससे वो और पैसा कमा सकता है, अपनी नीड भी पूरी कर सकता है और भी कमा सकता है। इसके बाद हम और बात करेंगे इस चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट में। हेलो बच्चा पार्टी, आज क्लास 9 का जो हमने चैप्टर शुरू करता है स्टोरी ऑफ पालमपुर, इसका आज हम थर्ड पार्ट करते हैं। अभी तक हमने स्टोरी में पढ़ा कि भाई एक इमेजिनरी विलेज है पालमपुर नाम का, जो वेल कनेक्टेड है बाकी की विलेजेस से, यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है और वेदर रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है 1960 तक। वहाँ पर जो भी लैंड इंक्रीमेंट हुआ कल्टीवेशन का वो हुआ, 1960 के बाद नहीं हुआ। विद द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, विद द हेल्प ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई। मिक्स्ड फार्मिंग होती है, जैसे एक साल में ही वो मिनिमम 2 फसल तो करते हैं, क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं, ज्वार बाजरा करते हैं वो, और फिर दूसरे सीजन में व्हीट करते हैं। कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो पोटैटो भी कर लेते थे, थर्ड क्रॉप भी कर लेते हैं। उसके बाद हमने इसके चैप्टर को हम पढ़ रहे थे आगे। आज हम पढ़े विल द लैंड सस्टेन। इसका मतलब है कि इतना हैवी लोड जो सॉइल के ऊपर वहां पे पड़ रहा है कि भाई 3-3 बार वहां पे इरिगेशन हो रहा है, तो क्या सॉइल अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर पा रही है कि ऐसे एटमॉस्फेयर में? तो साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट्स दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवरयूज द नेचुरल रिसोर्सेज। ये साइंटिफिक रिपोर्ट्स काफी इंडिकेट कर चुकी हैं, जो साइंटिस्ट ने वहां से जो रिपोर्ट्स कलेक्ट करी हैं, जो डेटा कलेक्ट करा है, कि भाई ज्यादातर जो मिट्टी है वो अपनी फर्टिलिटी, नेचुरल फर्टिलिटी खत्म कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि जब हम एक ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, हम विद द ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमने HYV सीड्स का यूज करना शुरू कर दिया, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो हमने यूज करना शुरू करा, इससे सॉइल अपनी नेचुरल फर्टिलिटी खत्म करती जा रही है। तो ये बात बताई गई इसमें। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो यहाँ पे लैंड पूरे पालमपुर में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है? अबाउट वन थर्ड ऑफ द 450 फैमिलीज जो है लैंडलेस है पूरी तरह से, यानी 450 का 1/3 जो फैमिलीज हैं वो पूरी तरह से उनके पास कोई भी जमीन नहीं है। 240 फैमिलीज लगभग ऐसी हैं 450 में से जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे भी कम है। हेक्टेयर इज द यूनिट टू मेजर द लैंड। एक यूनिवर्सल यूनिट है, जैसे हम लोकली इसको बीघा में, एग्रीकल्चर लैंड को बीघा में बात करते हैं, तो वो हर जगह वेरी कर जाता है रीजन टू रीजन। तो हेक्टेयर क्या है? यूनिवर्सल यूनिट है। तो 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले लगभग 240 फैमिलीज हैं। 60 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से थोड़ी ज्यादा है, और 10 फैमिलीज ही पूरे पालमपुर में ऐसी हैं जो बहुत बड़े जमींदार, या फिर हम जमींदार टाइप के लोग, क्योंकि जमींदारी तो है नहीं, मतलब बहुत बड़े लैंड ओनर्स हैं। तो इसके बाद आता है हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब भाई खेती होनी है, बड़ी फार्म्स पे होनी, तो उनके लिए जो छोटे फार्मर्स हैं, जो ये 2 हेक्टेयर से कम किए, तो ये फैमिलीज तो खुद ही अपनी एग्रीकल्चर लैंड पर खुद ही कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर लेती है, पूरी फैमिली इंगेज हो जाती है। मगर ये जो बड़े फार्मर्स हैं इनके साथ क्या होता है? तो ये जो लैंडलेस लोग हैं, ये फार्मर्स यानी विलेज अपने लैंडलेस फार्मर्स को ही एम्प्लॉय मिल जाता है उस टाइम में लेबर के रूप में। अब ये लेबर जो होती है ये वो लैंडलेस लोग होते हैं या आसपास के विलेजेस के लोग होते हैं। इनके साथ क्या होता है कि ये अगर कल्टीवेशन में हेल्प आउट कर रहे हैं, जैसे हार्वेस्टिंग कर रहे हैं या सोइंग ऑफ सीड्स चल रही है, तो ये या तो कुछ अमाउंट ऑफ मनी फिक्स कर लेते हैं लेने के लिए, या फिर कुछ अमाउंट ऑफ क्रॉप्स ले लेते हैं।
इसके अलावा भाई फार्मिंग है तो इसमें कैपिटल की यानी पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो जो छोटे फार्मर्स हैं दे तो वो बोरो करते हैं पैसा या तो बड़ी मनी लेंडर से या फिर जो मनी लेंडर से या फिर बड़े फार्मर से बोरो कर लेते हैं। और जो बड़े फार्मर्स हैं क्योंकि उनके पास अपनी जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो वो उसे बेच के जो प्रॉफिट आता है उससे वो लोग मैनेज करते हैं। सरप्लस प्रोडक्शन के साथ क्या होता है, देखिए सरप्लस प्रोडक्शन, सरप्लस का मतलब है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। जब भी कोई भी फार्मर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता है तो सबसे पहले वो अपनी फैमिली की नीड को पूरा करता है। जैसे वीट प्रोड्यूस हुआ तो वो सबसे पहले जो वीट होगा, जो भी हार्वेस्ट होने के बाद आएगा, वो सबसे पहले अपनी पूरे ईयर की फैमिली नीड को पूरा करेगा। उसके बाद जो बचा वो उसको नियर जो विलेजेस थे, जो बड़ा विलेज था रायगंज या फिर शाहपुर जो बड़ा टाउन था, वहां पे आके उसको सेल कर देते हैं। सेलिंग इसलिए जल्दी अच्छी हो जाती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। तो ये थर्ड पार्ट है इसका, ठीक है। अब इसमें हमने सारी एक फार्मिंग एक्टिविटीज कर ली थी, अब नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब अभी तक हमने फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करी, भाई जमीन के बारे में, HYV सीड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, लेबर कैपिटल कहाँ से आ रही है, सरप्लस प्रोडक्शन के संग क्या होता है। अब हम कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं जो पालनपुर में प्रैक्टिस होती हैं। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले आती है डेयरी। यहाँ पे कुछ फैमिलीज जो है वो डेयरी करती हैं फॉर द पर्पज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। भाई यहां से क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। वो गांव में भी सेल होता है, विलेज पालनपुर में भी सेल होता है। और ट्रांसपोर्टेशन, देखिए ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है जिसकी वजह से कहीं पर भी डेवलपमेंट कैरी आउट होता है जल्दी। इसके बाद आती है कुछ वहां पे एक्टिविटीज जो है वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है, जैसे स्पाइसेस बनाए जा रहे हैं, स्पाइसेस बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी एक्टिविटीज को कैरी आउट करा जा रहा है, जैसे यहाँ पर अर्थ मड वर्क हो रहा है, जो मिट्टी के सामान बनाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट वर्क कैरी आउट हो रहा है। तो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज जो होती हैं, जो विलेजेस में कैरी होती हैं, जो ट्रेडिशनल टूल्स, जो लोकल टूल्स से बनाकर या जो हाथों से चलाने वाली मशीन्स होती हैं उनको यूज करके जो किया जा सकता है। ये बेसिकली एक छोटी सी फैमिली ही इसे ओन करती है, एक पर्टिकुलर फैमिली के लोग होते हैं वही इस काम को कैरी करते हैं। कुछ शॉप्स भी हैं जो बेसिक डेली नीड्स की चीजें प्रोवाइड करती हैं वहां पर, डेली नीड्स की चीजें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होने की वजह से जो अर्बन एरियाज में जो चीजें बिकती हैं उनमें से कुछ पार्ट रूरल एरियाज में भी आके इजीली सेल आउट हो जाता है। और बाकी वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जैसे टेम्पूज हैं, ट्रॉलीज हैं, मिनी बसेज हैं, ये भी अच्छी तरह से चल रही हैं। तो बहुत सारे लोग जो लैंडलेस हैं या फिर जिस भी तरह का काम कर रहे हैं वो लोग इसमें इंगेज हो जाते हैं। जैसे जैसे टाइम इस आगे बढ़ता जा रहा है वहाँ पर भी तो शॉप्स भी वहाँ पे इंक्रीज होती जा रही हैं। तो एक पूरे चैप्टर में इस तरह से बताया गया कि किस तरह से नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कैरी आउट हो रही थी। कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इनको कहना चाहूँगा, आपसे बताना चाहूँगा, आपको करने हैं ये क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन। दूसरा है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, डिफाइन ब्रीफली। इनको ब्रीफली डिफाइन करना है, चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अच्छे से डिस्क्राइब करना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, गिव अ डिटेल ऑन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालनपुर, गिव अ डिटेल ऑन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालनपुर। इन चारों क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। ओके, थैंक यू।